नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका कौतूहल सबको है और जो जानना चाहते हैं कि आखिर ये दुनिया किस तरह की व्यवस्था से, किस तरह के संक्रमण से गुजर रही है। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में इजराइल ईरान युद्ध हो, या फिर भारत पाकिस्तान में ही कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना रहा हो, या फिर सीरिया में तख्ता पलट हो गया हो, इन सारे विषयों में एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड ऑर्डर जैसी स्थिति उभरती है और हर व्यक्ति जानना चाहता है। यूपीएससी के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि हर सामान्य जनमानस को यह बात जरूर समझ में आए कि ये दुनिया किस दिशा में जा रही है। जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स किस तरह का आकार ग्रहण कर रहा है या संक्रमित हो रहा है, और उन सब में भारत कहां है। और इन सारी बातों पर पक्ष रखने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ रहेंगे मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर। वेलकम सर, रिटायर्ड। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर से मैं भी जब भी आईआर के टॉपिक और उन पर चर्चा करने जाता हूं तो हम लोग कभी ना कभी, चूंकि सर एक पेरेंट और मेंटर की तरह है हमारे साथ, और कई बार मैं उनसे एनलाइटमेंट एक तरह से प्राप्त करता रहता हूं। और सर की एक किताब एलिफेंट अवेकनिंग और स्ट्रैटेजिक रिफ्लेक्शन 2024 बड़ी सराही गई, आप सब पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी सर दिल्ली में इसलिए भी आए क्योंकि इन्हें वेटरन अचीवमेंट अवार्ड मिला आर्मी की तरफ से। इन सारी बातों को लेकर एक एक करके हम लोग बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में चतुर्वेदी सर से समझने का प्रयास करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सर, पहला प्रश्न एक जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को लेकर है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर है। हम लोग लगातार चीजें बोलते रहे, लोग समझते रहे कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो, डाइपोलर वर्ल्ड हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, तो एक सिस्टम समझ में आता है किस तरह। सर, पहला बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है, अगर 2025 में मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ये वर्ल्ड ऑर्डर को क्या हम इस तरह कुछ डिफाइन कर सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड है? हम किस तरह से इस वर्ल्ड ऑर्डर को देखें? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो की समझा कि मैं इन विषयों पर आपसे चर्चा कर सकूंगा। जो आपने एक सवाल किया है, जो जियोपॉलिटिक्स है, इसमें एक निरंतरता होती है और ये बहुत डायनेमिक होता है। और इसका हर जियोपॉलिटिक्स के दो तीन बुनियादी उसूल हैं। पहली चीज तो जियोपॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स से होती है। इकोनॉमिक्स सबके पीछे है, मतलब आर्थिक, जब तक बातों पे आप बात नहीं करोगे तब तक आगे कुछ बात नहीं बढ़ेगी। नंबर एक। नंबर दो, एक हर देश का ये प्रयास होता है कि उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट कितने सेव हो सकते हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट में उसका यही प्रयास रहेगा कि मेरे इंटरेस्ट अगर आपके इंटरेस्ट से नहीं क्लैश कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं, अगर मेरे इंटरेस्ट आपके साथ क्लैश कर रहे हैं तो वो निश्चित हम आपसे के साथ नहीं है। तीसरी चीज, हम कोशिश ये करते हैं कि हम एक व्यवस्था ऐसी बनाएं जहां की हमारा महत्व हो सर। और हमारा महत्व होने से फायदा क्या मिलेगा कि हम लोगों को फोर्स कर सकेंगे कि आप हमारी बात मानो। और क्यों मनवाना चाहेंगे? चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सामरिक दृष्टिकोण से हो। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए ये जो जियोपॉलिटिक्स है ये चेंज होती रहती है। अगर आप गौर करो, एक जमाना था कि लोग कहते थे कि दुनिया में एक ब्रिटिश एम्पायर है जिसमें कि सनसेट नहीं होता है। तो बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 वो एक सुप्रीम पावर थे, उनके पास दुनिया भर के सारे रिसोर्सेज थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में सडनली क्या होने लगा, दो चीजें होने लगी कि जो जर्मनी था उसने कहा जी आपने हमें जो हमारा वो एरिया जहां से कि फ्रांस को दे दिया पैक्ट ऑफ वॉर्सॉय के बाद, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक्स पे असर पड़ता था। अल्जाक लॉरेंट। दूसरा, उन्होंने कहा कि जर्मनी जो है आपने उसकी नाक जमीन में रगड़ दी। तो उनका हम क्यों नाक अपनी रगड़वाएं, हम तो बड़ी प्राउड नेशन। तीसरा, एक प्रादुर्भाव हो रहा था एक ऐसे देश का जो कि प्राकृतिक तौर पर बहुत ही वेल इक्विप्ड था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके पास पानी भी था
उनके पास एनर्जी भी थी और वो प्रोटेक्टेड भी थे। जैसे कि कृष्ण के समय में द्वारका को वो ले गए क्योंकि समुद्र का उन्होंने बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, तो उनके यहाँ अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में था, तो कोई उसका कुछ वो ग्रो करता गया। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो बनी, तो एक ऐसी स्थिति बनी कि एक एलाइड पावर्स एक तरफ थे और एक तरफ जर्मनी के और उसके साथी थे, लेकिन दो कंट्री जो थे वो न्यूट्रल थे। रशिया न्यूट्रल था, जो उस वक्त जो था सोवियत, बाय द टाइम सोवियत यूनियन बन गया था, और अमेरिका, लेकिन अमेरिका टैसिटली एलाइड के साथ था। फिर क्या हुआ कि वो लड़ाई हुई, इतिहास है कि कैसे हुआ, कौन किसके साथ आया, क्या हुआ। एट द एंड ऑफ इट, बाय दैट टाइम जो बड़ा थ्रेट लोगों को लगा, और वो जिसको कहते हैं कि जो वेरियस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसके बाद से जो निकल के आया कि कम्युनिज्म सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है डेमोक्रेसी के लिए। तो सोवियत यूनियन इस लड़ाई से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई से निकल के बहुत मजबूती के साथ आया। जापान जो एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता था, उसको अमेरिका ने एटॉमिक एनर्जी के थ्रू, एटॉमिक बॉम्ब के थ्रू एक तरह से घुटनों पे ला दिया था। जर्मनी ऑलरेडी घुटनों पे था, तो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर निकला उसमें कोल्ड वॉर की लड़ाई शुरू हुई कि एक तरफ दो कंट्रीज थे जो कि सोवियत इन्फ्लुएंस में थे, ईस्टर्न ब्लॉक, और एक था जो जिसको जो अपने को फ्री वर्ल्ड बोलते थे। कितना फ्री है वो एक अलग सवाल है, लेकिन था। लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, अगर आप जो मैंने बोला इकोनॉमिक्स, सोवियत यूनियन क्यों टूटा? इकोनॉमिक। तो क्या हुआ कि जो 80 के दशक में अमेरिका ने, रीगन की जो पॉलिसी थी स्टार वॉर वगैरह वाली, उन्होंने इकोनॉमिक्स को इतना बढ़ाने लगे कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, इम्प्लोड हो गया इकोनॉमिक्स से। फिर उसके बाद उनके अपने सोवियत यूनियन की अपनी गलती थी कि उन्होंने अफगानिस्तान में गए, ये क्या हो गया, बहुत सारी चीजें थी। तो अभी अमेरिका क्या चाहता था कि अपनी हेजेमनी चाहता था, वो सोल्स का पार कर गया। रशिया को कुछ समय लगा, हालांकि उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल आज भी सबसे ज्यादा है, एंड रशिया के साथ एक दूसरा एडवांटेज है कि बहुत बड़ा देश है। रशियन फेडरेशन जो है 1991 से जो है बहुत बड़ा देश था, तो ये एक उनका रहा। लेकिन सोवियत यूनियन को गिराने में अमेरिका ने एक और काम किया। उन्होंने चाइना को 1972 से, जबकि निक्सन और किसिंजर की पॉलिसी शुरू हुई, जब निक्सन विजिट किया 72 में, उन्होंने चाइना को एज ए कोलैबोरेटर बनाना शुरू किया कि भाई चाइना बढ़ेगा तो सोवियत यूनियन नीचे जाएगा। ये उनकी कैलकुलेशन है। अब इसमें आप गौर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। 72 के, अच्छा वो साउथ एशिया का मैं अभी वो पॉइंट अभी बता देता हूँ जिससे आगे उसका हमारे डिस्कशन का जरूरत है। आप देखिए 72 तक अमेरिका क्या था, दलाई लामा को फ्री तिब्बत के लिए करता था, 72 में उसने मना कर दिया। CIA का जो सपोर्ट था वो बंद हो गया तिब्बत को। तो एक नई इक्वेशन उसने साउथ एशिया में पे, तो चाइना को सपोर्ट देने लगा ना। चाइना भी किस्मत वाला था कि 1976 में माओ की डेथ हो गई, और उसके बाद जो है डेंग जाओपिंग आया, उन्होंने एक नई पॉलिसी, एक नए लाए, और धीमे धीमे करके चाइना जो एक कोलैबोरेटर था वो इस शताब्दी के शुरू के आते आते वो एक कॉम्पिटिटर बन के उभर रहा। तो अब इस सब के चलते जियोपॉलिटिक्स अगेन चेंज होने लगी कि चाइना कहने लगा कि भाई मैं भी तो हूं, आई एम ऑल्सो देयर। इसी बीच में रशिया भी जो है स्ट्रॉन्ग होने लगा, क्योंकि रशिया के पास भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जो उनके पास ऑयल है, कोल है, इस सब के चलते मजबूत होने लगा। 1991 में उसने ये भी कहा, जब गोर्बचेव से हुआ, एंड जेम्स बेकर का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, NATO will not move an inch eastward। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक एक करके जितने और जो प्रीवियस सोवियत जो वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज थे, और जो इनके अपने जो भी थे
जो रिपब्लिक्स यूक्रेन भी था उनमें से, यूक्रेन, जॉर्जिया, वो सब एक एक करके उनके जितने पहले तो वॉर्सो पैक्ट वाले सारे उनके साथ चले गए, फिर जितने वो बाल्टिक कंट्रीज थे वो तीनों चले गए। तो वो सब जो है नेटो वाज नॉट फेयर, उनको सबको अंदर लेता रहा, जहां 15 थे 15 से 31 हो गए। पूरी जो इक्वेशन गड़बड़ाने लगी कहां पे, जब पहले जॉर्जिया ने कोशिश किया, उस वक्त अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, और पुतिन और उनके लोगों ने उनको क्वेल कर दिया कि भाई वो नेटो का मेंबर बनना नहीं बनने देंगे, क्योंकि जॉर्जिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है सेंट्रल एशिया कॉकेशियन एरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन। जब यूक्रेन को हुआ ये रेड लाइन थी, तो 2014 में उसने, क्योंकि क्राइमिया अगर उसके हाथ से, रशिया के हाथ से निकल गया तो रिलैक्सी में कैसे करेगा, तो उसने उसको एनेक्स कर लिया। दूसरा, उसने जो ये डॉनबास एरिया था, ये इतने रशियंस हैं। अच्छा, वहां पे यूक्रेन में एक लाइन है, उसकी नीप्रो लाइन है ना, उसकी जितना वेस्ट में यूक्रेन में है वो कैथोलिक्स, ईस्ट में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च, विच इज एफिनिटी विद रशिया। तो ये जो जब उनको रेड लाइन लगने, क्योंकि मान लीजिए कि अगर यूक्रेन में नेटो आ जाता है, तो आपकी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों उसकी जद में है भाई, मिसाइल रेंज में है। आज जो उसने किया है आपके साथ, जो जब ये आइसलैंड और ये अपना स्वीडन गए थे, तो बाल्टिक सी में आ गया वो, तो ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है रशिया को। इसीलिए उसने कुछ और आर्कटिक में कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो ये जो है ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो जब ये चलता रहा, उसी तरह उसी दूसरी चीज क्या हुई कि जो नीचे भी आने लगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है हब है, मिडिल ईस्ट में उनके अपने इंटरेस्ट हैं, लोगों के रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स अभी तक जो था, जब तक कि ईवी का बहुत ग्रोथ नहीं हुई थी, तो फॉसिल फ्यूल इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए इसकी सेंट्रलिटी थी। तो अमेरिका से इसीलिए सद्दाम हुसैन जब हाथ से निकलने लगा, तो उसको फसा बसू के मरवा दिया, क्या करा दिया, वो खत्म हो गया। तो इजराइल, इराक उनके काबू में आ गया। इसमें क्या है कि जो इजराइल है वो उनका कैश पावर है, चाहे कोई कितना भी हो जाए, लेकिन इजराइल, क्योंकि इजराइल का अगेन इकोनॉमिक बैक कनेक्शन, छोटी पॉपुलेशन है यूएस में, बट इकोनॉमिक्स तो उनके हाथ में है, फ्यूल अभी बहुत स्ट्रांग है। तो इस सब के चलते एक नई इक्वेशन से इमर्ज हो रही है, दैट इज व्हाट इट इज। तो सर, इसको अगर मतलब और भी अगर सिंपल और ब्रीफ उसमें कहा जाए, तो जैसा आपने कहा कि सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर 19th सेंचुरी तक देखें, तो 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियल और इंपेरिकल वर्ल्ड था, तो ब्रिटेन, फ्रांस और ये सब थे डिपेंडेंसी। जब चेंज होता है, खासकर जब हम अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखें, 1945 और 91, जो आपने कहा एरा ऑफ कोल्ड वॉर, तो दो सुपर पावर इमर्ज होती है, यूएसए और यूएसएसआर, और डाइपोलर वर्ल्ड हो जाता है। और उसके बाद से थोड़ा सा यूनिपोलरिटी की तरफ, चूंकि यूएस की हेजेमनी थी, और उसके बाद धीरे धीरे मल्टीपोलरिटी की तरफ, क्योंकि कुछ और भी सेंटर ऑफ पावर, चाइना आ गया, भारत को भी कौन इनकार कर सकता है। तो इस तरह से एक ट्रांजिशन जाने लगा। जैसा आपने कहा कि सर एक डायनेमिक फिनोमेना है जियोपॉलिटिक्स, और चीजें जिस तरह बताई कि उसके पीछे इकोनॉमी होती है, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सर अब जो हम अगर 2025 में जब बात कर रहे हैं, तो क्या हम कोई एक बहुत सिंपल सी, वैसे तो सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक कूटनीति में और इस भाषा में नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या हम ये कह सकते हैं, अभी का अगर एक लाइन में पूछना चाहूं कि इस समय की विश्व व्यवस्था को कहा किया जा सकता है? इस तरह समय की जो सबसे बड़ी व्यवस्था का जो है प्रश्न ये है कि जो आपकी सोल सुपर पावर है, वो अपनी हेजेमनी दुनिया में बनाए रखना चाहती है। करेक्ट। उसके दो बड़े चैलेंजर हैं। एक है चाइना, वो कह रहा मैं भी अराइव हो गया हूं, तो मेरी इंपॉर्टेंस आप बना के रखो, ऐसा नहीं कि मेरे को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उसने इकोनॉमिक रूट लिया है। दूसरा क्या है, रशिया आज भी न्यूक्लियर एसेट्स में उसका मैक्सिमम है। तो जो पुतिन की भी जो एक अपनी वो कहता है कि जी वेट अ मिनट, मैं भी गया नहीं, वो कह रहा है मैं गया नहीं हूँ, चाइना कह रहा है मैं आ गया हूँ, अमेरिका कह रहा है भाई साहब मैं मालिक हूँ।
मैं ही हूँ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आज सारी कॉन्फ्लिक्ट उनके चलते चल रही है सर। और इसमें क्या है कि तुम डार डार हम पार पार, एंड इसमें कई इसके आयाम हैं अगर हम उन पर बात करें सर। तो सर एक तरह से बहुत अच्छा सर आपने बताया कि अभी इस समय हालात ये है कि एक कहता है मैं ही हूँ, एक कहता मैं भी हूँ, और एक कहता मैं भी आगे हूँ। तो सर ऐसे हालात में ऑब्वियसली एक लाइन में कुछ कहना नहीं, पर ये है कि थोड़ा हाँ, एक चौथा भी है। चौथा ये है, वो कह रहा है कि मैं आया नहीं हूँ, लेकिन मेरे में पोटेंशियल है कि मैं आ सकता हूँ। वो है भारतवर्ष। पोटेंशियल है, प्रोबेबिलिटी जब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डेफिनेटली है। करेक्ट सर। और इसमें अगर देखिए, जो अमेरिका ने आपको सपोर्ट भी किया था रीगन के बाद से, जो उन्होंने करना शुरू किया, जब आपने पहली बार उनको क्रय कंप्यूटर के टाइम पर उन्होंने देने से मना किया, आपने अपना सुपर कंप्यूटर बना लिया। फिर उसने कहा कि हम आपको क्रायोजेनिक इंजन बेच देंगे। हमने कहा नहीं जी, हम तो रशिया से, सोवियत यूनियन से ले रहे हैं, बाद में रशिया से ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आपके अगेंस्ट आपको बैन कर देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। तो आपने बना लिया। तो हमारे इंडस्ट्री के लिए, भाई साहब इनको पकड़ के रखो, नहीं तो ये तो हाथ से निकल जाएंगे। ये खुद बना लेंगे, अपने आप बना लेंगे। तो इसलिए वो पोटेंशियल है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब एक लाइन में अभी डिफाइन की बजाय थोड़ा एक तरह से ग्रोइंग है और ट्रांजिशन फेज है, और कुछ प्लेयर्स खड़े हो रहे हैं, कुछ खड़े हो चुके हैं और कुछ पुराने हैं, और इसमें क्या कुछ ग्रुप्स भी बनते जा रहे हैं। सर यही पे मैं आ रहा था। जो दूसरा क्वेश्चन जो दिखता है और जो एक सामान्य सा व्यक्ति भी समझता है, और पेपर में काफी आर्टिकल्स आते हैं, उसमें एक सर वेस्टर्न गुट और ईस्टर्न गुट की बात हो रही है। और खासकर सर जो आपने रशिया यूक्रेन वार के कारण बताए थे शुरुआत में इंट्रोडक्शन में, रशिया यूक्रेन वार में कहा जा रहा है कि नाटो एलाइज, जो नाटो एलाई थे, उनमें एक तरह से फिर से थोड़ी मोहब्बत जगा दी है। क्योंकि पहले क्या था सर, फ्रांस कभी आलोचना कर देता था अमेरिका अगर नाटो की फोर्सेस का इस्तेमाल करता था, लेकिन इसके बाद वो करीब आ रहे हैं। इसी तरह कई ऐसे फैसले अचानक होने लगे जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एक उनमें यूनानिटी दिखती है। दूसरी तरफ सर क्रिंग, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को क्रिंग कहा जा रहा है, ऐसे ग्रुप उभर रहा है। और जहां जहां अमेरिका जिन पर सैंक्शन लगाने की बात करता है, जैसे काटसा सर, उसने ईरान पे लगाया, रशिया पे लगाया, और इन सबके बाद और चाइना, ऑब्वियसली अमेरिका देखता है कि अगर कोई कंपेटेबिलिटी अगर किसी की में है वो चाइना में, और चाइना भी दिखाना चाहता है अमेरिका में। तो सर ले देकर एक जो वेस्टर्न गुट और ईस्टर्न गुट का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो क्या ये माना जा सकता है कि एक तरह से जो कोल्ड वॉर के समय आप कहें कि एक तरफ से लिबरल थॉट या कैपिटल इकोनॉमी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट थे, उसी तरह से क्या कोई एक ऐसी अवधारणा दिख रही है कि दो गुट उभर रहे हैं? देखिए, इसमें यही नहीं है, और भी चीजें हैं सर। अगर आप गौर से देखिएगा, एक जमाना था कि OECD कंट्री जो थे उनका एक G7 था, G8 था, G8 जो है बाद में 14 के बाद बढ़ के क्रीमिया पे जब एनेक्स किया तो रशिया को हटा दिया, अब G7 है सर। तो अब G7, लेकिन जब अब आपका जो ब्रिक्स है, इनकी इकोनॉमी तो उतनी बड़ी है जितनी कि इंडिया, चाइना, मैनपावर इकोनॉमी जो है वो G7 के बराबर होने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए वो जो जब डॉलर की बात हो, डी-डॉलराइजेशन की बात होने लगी, वो आने लगा। तीसरा G20, G21 बन गया, क्योंकि रिसोर्सेज अभी भी बहुत ज्यादा अफ्रीका में है। वो हेजिंग चल रही है कि उस पर कौन काबू करेगा। तो ये एक नई लड़ाई वो उभर के आ रही है। दूसरा जो आपने बोला कि जो इंटरेस्ट है कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया, चार, अगर आप देखिए इनके रिलेशन बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल क्यों है? रशिया को आज जरूरत है चाइना की, लेकिन इमोशनल जरूरत नहीं है। आप गौर कीजिए कि पिछले से पिछले साल चाइना ने बोला था कि व्लादिवोस्टॉक हमारा हिस्सा है। अच्छा, तो वो कोशिश कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो बांग्लादेशी जैसे हमारे यहाँ, तो वो कोशिश करते कि घुसाने की कहा साइबेरिया में चीनियों को। तो लेकिन रशिया को आज की तारीख में वेस्टर्न पावर से, नेटो कंट्री से लड़ने के लिए चाइना की जरूरत है। ट्रांजैक्शन। दूसरा, अगर साउथ कोरिया को काबू में रखना है तो नॉर्थ कोरिया आपके साथ होना चाहिए।
नॉर्थ कोरिया को इंटरेस्ट ये है कि अगर हम साउथ कोरिया को दबाना चाहते हैं तो चाइना हमारे साथ होना चाहिए। ईरान को सबसे बड़ी जरूरत किस लिए है, क्योंकि ईरान ने एक उनके यहाँ जो है एक दो चीजें हैं बहुत इंटरेस्टिंग। एक तो जैसे P5+ बहुत वाला जो फेल हुआ वो JCPOA फेल हुआ है, उनके ऊपर इतने सैंक्शन है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रह गई है सर। लेकिन एट द सेम टाइम इन द मीन टाइम उनकी अपनी जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उसके लिए कहीं स्कोप तो चाहिए। दूसरा एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो उन्होंने रेजीम बनाई व्हिच इज बेस्ड ऑन रिलीजन, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए वो वेस्टर्न्स के साथ तो हो नहीं सकते। दूसरा, अगर ईरान मजबूत होता है तो किस पर असर पड़ता है, जो पर्शियन गल्फ के वेस्ट में है GCC कंट्रीज, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, चाहे वो कंट्रीज जितने यमन है, ये सब, तो वो सब एक खबर। सो इसलिए इनकी एक बन रही है क्योंकि इनके अपने सबके इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। बट इसमें सेंध लगाने की चाइना जो अमेरिका ने कोशिश कर रहे हैं किसी भी, जैसे आपको याद होगा कि पहले उन्होंने क्या किया था कि दोस्ती बनाने की कोशिश की थी नॉर्थ कोरिया, बट वो सन की किम जोंग उन उसको सुनता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से चलता है। दूसरा, रशिया को वो कोशिश करते हैं, लेकिन रशिया कहता है कि भाई हमारा इंटरेस्ट तो आपको देखना पड़ेगा। हमारा इंटरेस्ट क्या कि बाल्टिक सी, यूक्रेन, ये हमारी रेडलाइन है, इसमें किसी तरह की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करूंगा सर। अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं। तो एक ये वो जो है उनसे जो दूरी चल रही है। दूसरा, जो चाइना का एक इंटरेस्ट जो है ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ है। तो जापान जो है उसको मालूम है कि अभी वो हालांकि अब कोशिश कर रहा है कि फिर से रीआर्मिंग कर रही है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बहुत कुछ अमेरिका पे डिपेंड करता है। एंड ईस्ट चाइना सी की जो सबसे बड़ी रेलेवेंस है वो आर्कटिक रूट। करेक्ट। कल को नीचे से वो चाइना भी उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि चाइना का भी जो है जब तक कि मलाका डिलेमा चलेगा तब तक वो चाइना उसमें उसको वहां नीचे से उसको नहीं मिल रहा, तो वो वहां पे भी इंटरेस्टेड है। तो ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, और मेरा अपना मानना है कि ये बनते बिगड़ रहे हैं, बनते बिगड़ रहे। क्रिंग आपने बोला, ब्रिक्स बोलूंगा मैं, G21 बोलूंगा, G7 बोलूंगा, तो ये आपस में एक दूसरे को, और जो जहां तक उनकी है ऑकस है, I2U2 है, क्वाड है। क्वाड चलो अभी तक वो बोल रहे हैं कि हम जो है इकोनॉमिक्स है हमारे यहाँ, स्ट्रैटेजिक नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर कब वो मिलके हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से परेशान है, जापान भी चाइना से परेशान है, अमेरिका तो है ही है, और इंडिया उनके साथ है। इंडिया के अपने इंटरेस्ट इसमें, तो ये क्वाड भी एक बन जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है। G20, G7, G21, G20, G7 और ब्रिक्स, ये सब इकोनॉमिक्स हैं, ये इनका कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बोला, इकोनॉमिक्स जो है वो बेस है जियोपॉलिटिक्स का। सर, इस बात को कुछ ऐसे देखा जाए, और इस पे मैं चाहूंगा, जैसे जब चाइना ने BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया, और उसमें भी नंबर ऑफ जो यूरोपियन कंट्री हैं वो सब शामिल होने लगे, इवन G7 कंट्रीज भी उसमें आने लगे। और अफ्रीका में सर मैं पढ़ रहा था 54 में से 53 कंट्रीज जो है वो उसकी BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और जैसा आपने बताया, अफ्रीका चूंकि 30% पूरे वर्ल्ड का मिनरल लगभग अफ्रीका में पाया जाता है, तो सबकी नजरें होंगी, और खासकर अमेरिका और चाइना की क्यों नहीं होंगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, चाहे BRI की बात हो, चाहे वो डेप्थ देने की बात हो, जो वो अपना वो चेकबुक डिप्लोमेसी जिसमें चाइना बहुत आगे जा रहा है। एक आंकड़ा कहता है सर, अफ्रीका के कई देशों में वर्ल्ड बैंक से ज्यादा ऋण चाइना ने दिया हुआ है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे एक सुपर पावर की तरफ इमर्ज होना चाहता है। और एक सॉफ्ट पावर, अब पहले जो हार्ड पावर सेना थी सर, अब इकोनॉमिक्स के द्वारा और इस तरह BRI के द्वारा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में भी आगे आना चाहता है। तो यहाँ पे सर एक चीज तो लगी रही है। अच्छा, SCO को देखिए, चाहे जैसे सर ब्रिक्स प्लस में अभी उसने ईरान, इथियोपिया
मिस्र, यूएई और इंडोनेशिया 5वां देश आ गया, 10 हो गए। सर मैं आंकड़ा पढ़ रहा था तो ये पॉपुलेशन का तो 50% हो ही गया, इंडिया और चाइना जहां है। सर जीडीपी पे भी नॉमिनल 30% हो गया, वर्ल्ड ट्रेड में 40 हो गया, और ये ईरान और रशिया ये सब आने के बाद 40%। इसमें आपको 2-3 इंटरेस्टिंग चीज सर, ये लड़ाई ये जो है ना, ये बीआरआई वाली है। चाइना का क्या आज भी जो भी उसने बीआरआई के लिए भी लोन्स दिए थे वो सस्ते नहीं, 6.5% इंटरेस्ट देता है। इसमें कहां सेंध लग रही है? पहली सेंध इंडिया ने लगाई। इटली में एक पोर्ट है ट्रीस्टे, तो तीस्ते में जाके ये लैंड होना था बीआरआई, जिससे वो यूरोप में एक्सेस चाइना को मिलती है। करेक्ट सर, क्योंकि मेडिटेरियन सी में इटली है और इटली से लेते हुए यूरोप जाते थे पहले से। यस। जॉर्जिया मेलोनी और जो मोदी का हुआ उसमें ये हुआ कि इटली विड्रू फ्रॉम बीआरआई, आज की तारीख में वो बीआरआई का हिस्सा नहीं था, ट्रीस्टे चाइना के हाथ से निकल गया। अभी इंडिया ने दूसरा क्या किया, 22 में मोदी जी यूएस गए थे तो इन्होंने क्या सबसे बड़ा किया, लौटते समय याद होगा कि ये ग्रीस से होके आए थे, वहां एक पोर्ट है पेरूस। इन्होंने बात की जो आप आईमेक बना रहे थे हम, तो आईमेक की क्या था उसका रूट, इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी अरेबिया और जॉर्डन होते हुए हाइफा, और हाइफा से ये जाना था पेरूस एंड यूरोप। एंड आईमेक हमारा ट्रेडिशनल रूट है, जो हमारा स्पाइस रूट भी कहलाता था किस जमाने में। तो आप अगर ये समझ लो कि वो इकोनॉमिक्स से जियोपॉलिटिक्स में आ रहा हूं, इंटरेस्टिंग चीज अभी क्या हुआ कि अडानी ने कौन सा पोर्ट खरीदा, हाइफा। मोदी कहां गए, ग्रीस। करेक्ट सर। मोदी की किससे दोस्ती बनी, यूएई से और सऊदी अरेबिया से और जॉर्डन से। तो मान लीजिए जो रेलवे लाइन बनेगी वो कौन बनाएगा, इंडिया बनाएगा, तो हमें इकोनॉमिक का फायदा मिलेगा। ट्रेड में किसको आईएमएफ से फायदा होगा, इंडिया को होगा। इसीलिए अभी कहां गए वो, साइप्रस गए, क्योंकि पहले ये खुश करने के मूड में थे ये सिंदूर के पहले कि भाई टर्की भी हम साथ रखेंगे, लेकिन जब आपने उसका एटीट्यूड देखा कि वो तो हमारे साथ तो है ही नहीं, तो ठीक है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हम साइप्रस जा करके, साइप्रस में जाने का मतलब आप तुर्की को इग्नोर करके सीधे ग्रीस पहुंचे। तो ये जो लड़ाई है ये बीआरआई को स्टाइली करने के लिए है, और अगर जब ये आईएमएफ एक बार चल गया, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जो हमास वाला उसके बाद ही हुआ है, तो हमास आईडीएफ वाला या आज की तारीख में ईरान वाला, ये इसकी वजह से ईरान का अपना इंटरेस्ट है, वो किसमें, वो इसमें बीआरआई में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है आईएनसीसी में, जो चाबहार से जायदान, जायदान से जरान, जरान से तेलंगाना, ताजिकिस्तान होते हुए रशिया, और वो क्या है उसमें कोशिश करेगा। अच्छा, उसमें जो कॉकेशस की कंट्री है, कैस्पियन सी बेसिन के हैं, उनको भी फायदा है, क्योंकि बाकू से यहाँ पाइपलाइन जो है यूजफुल हो जाएगी। तो वो जो है ये एक नई इक्वेशन बन रही है, उसमें रशिया को फायदा है, तो रशिया उसमें इंटरेस्टेड है। तो ये जो है आईएनसीसी, इस तरह से बीआरआई। अच्छा, बीआरआई में जो जैसे कि थाईलैंड वो निकल गया, उसने काम नहीं है सर, क्योंकि ये बहुत ही हैवी रेट है। अब इसमें पाकिस्तान फंस गया सीपीईसी, सीपीईसी में $60 बिलियन है, वो उसको देगा कहां से? तो इसलिए अच्छा, लेकिन वो सीपीईसी जो इफेक्टिव हो नहीं रहा, ग्वादर जो है वो बलूचिस्तान में है सर, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो गड़बड़ है, इससे लोकल इकोनॉमी को फायदा नहीं मिलता। करेक्ट। वो अपना पूरा हिसाब किताब लाते हैं, अपने मशीन लाते हैं, अपने बंदे लाते हैं, अपने रिसोर्सेज लाते हैं, बना के निकल जाते हैं। इंडिया ऑन द कॉन्ट्ररी क्या करता है, लोकल बंदों को लेता है, लोकल रिसोर्सेज को लेता है, टेक्निकल नो हाउ हमारी होती है, तो इसलिए हमारा उसमें जो फायदा है, और हमारी जो क्रेडिट लाइन है वो सस्ती है। तो इसलिए ये जो हेजिंग जो चल रही है, जो एक सवाल आता है बार बार, लोग कहते हैं कैसे हेजिंग हो रही है, ये हेजिंग है। जैसे कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना थी तो उन्होंने बोला कि जो
तीसरा को के लिए है, उसको डिसेंट्रिंग करनी है, वो इंडिया को दिया उन्होंने $1 बिलियन का। इंडिया ने क्रेडिट लाइन, जहाँ यूनुस साहब आए वो उठा के चाइना में दे। तो अब चाइना भी अपना वो हेज कर रहा है कि अपना BRI लाने के लिए। तो ये लड़ाइयां चलती रहेगी, और ये आपका आईएमएफ जिस दिन सक्सेसफुल हो गया तो ये जो इसमें मॉरिशस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मॉरिशस और सीशल्स वगैरह से वहां से सीधे के सीधे आके इसमें मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, और ट्रेड का जो है किसी न किसी कोई होते जब तक है, रेड सी ओवर पीरियड टाइम, एक तो रेड सी की जो स्वेज है वो बड़े टैंकर के लिए डेंजरस भी हो गई है, क्योंकि वो फंस जाती है। तो इसलिए, और हुटी उस पर जो है अटैक करते हैं, तो ये लोग एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हैफा में आ गया तो वहां से निकल जाएंगे। तो ये आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और आप जब इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पे, तो जो भी प्रश्न हो या कहीं कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वहां क्वेश्चन पूछिएगा, मैं सर के साथ रहूंगा और उसका तुरंत आपको रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। और इस तरह की कड़ी को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। फिर से मैं आप सबके साथ ये बोलते हुए कि नमस्कार, जय हिंद, विदा लेते हैं।